अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 9 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो रीड करवाया था। ये मैंने इसकी रीडिंग आप लोगों को करवा दी थी और एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको हैंड टू हैंड मार्क करवा दिए थे। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मैंने तमाम पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अच्छा, वैन एंड वियर क्वेश्चन नंबर 1 है। वैन एंड वियर वॉज अवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न। इसका आंसर होगा ही वॉज बॉर्न इन 571 AD एट मक्का सऊदी अरबिया इन द नोबल फैमिली ऑफ कुरैश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज द कुरैश। आंसर है ही आज द कुरैश। देखिए, मैं आपको समझा के बताती हूँ ताकि आप लोग ना खुद लिखने के काबिल हो जाएं। बेटा, याद करना इंग्लिश को अच्छी बात नहीं होती है, आप लोगों को आंसर्स ना सेल्फ राइटिंग करनी आनी चाहिए ना। व्हाट डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज द कुरैश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से क्या कहा। तो जब हमने रीडिंग की थी तो हमने पढ़ा था, हमें फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा कि क्या कहा था। ही आज द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स। ही टोल्ड दैम दैट ही वॉज द नबी ऑफ अल्लाह एंड आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट इस्लाम एंड टू वर्शिप द वन एंड ओनली ट्रू अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोग जो कुरैश थे उन्हें कहा था कि अपने झूठे खुदाओं की इबादत ना करो, और उन्हें कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा और सिर्फ एक अल्लाह वाहिद की इबादत करने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द कुरैश यूज टू डू बिफोर इस्लाम। कुरैश के लोग इस्लाम से पहले क्या करते थे। दे यूज टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन अल्लाह। वो क्या करते थे, वो बुतों की पूजा करते थे और एक अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो मैं आपको शो करवाती हूँ। क्वेश्चन आंसर्स जो आपके आते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन के आता है। आपको जो क्वेश्चन आंसर्स बुक में एग्जाम में करने होते हैं, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। मीन्स कि आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और उसमें से हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो आपको खुद बता देते हैं कि 2 to 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका आंसर। इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो छोटे छोटे किए हैं और टू द पॉइंट आपकी बात होनी चाहिए। ये तो हर पेपर में ये है कि आपकी बात जो है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। मीन्स कि जो पूछा है वही बताया जाए, फालतू ना बताया जाए एग्जाम में। व्हाट डिड दे डू व्हेन द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट इस्लाम। द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा। व्हेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश टू एक्सेप्ट इस्लाम मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज्ड हिम। दे थॉट दैट ही वाज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड एंसेस्टर्स। ठीक है, ये हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश के लोगों को कहा इस्लाम कबूल करने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया और वो ये समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो झूठे खुदा थे उनके खिलाफ थे और उनके एंसेस्टर्स यानी कि आबा अजदाद के खिलाफ हैं। व्हाट इज़ मीन बाय हिजरा। हिजरा से क्या मुराद है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। हिजरा रेफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ अवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरा से मुराद कि वो हिजरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD accompanied by his faithful friend हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, and this event is known as हिजरा and marks the beginning of the Islamic calendar। ठीक है। नेक्स्ट है वाई डिड अवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू मदीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत क्यों की, या अपने जो नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन से क्यों कहा हिजरत करने के लिए। तो इसका आंसर होगा द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव देन एवर। कुरैश जो थे कभी भी इतना एग्रेसिव नहीं थे जितने इस वक्त हो गए थे। एंड अपोज द न्यू फेथ, और इस नए दीन का जो है उन्होंने उसके ख़िलाफ़ थे। बिकॉज क्यों थे, देखिए क्वेश्चन समझ के अगर आप लोग करेंगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन से क्यों कहा हिजरत के लिए। देखिए, सोचें सबसे पहले कि क्यों कहा था हिजरत के लिए। इसलिए कहा था क्योंकि कुरैश के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा जो थे उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे थे। द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव देन एवर। सही है। और फिर क्या किया था उन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन बता रहे थे उन्हें, उससे इनकार कर दिया था। एंड अपोज द न्यू फेथ। ठीक है, ये लिख दिया हमने। क्यों किया था ऐसा उन्होंने ये इसलिए किया था, इसके बाद हम रीज़न लिखेंगे। बिकॉज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम। क्योंकि जो बहुत सारे लोग थे ना कुरैश के,
वो इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को कबूल कर लिया था, इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए थे। सही है, फिर क्या हुआ, फिर आगे अब आप इसका रीज़न देंगे। ये आपने यहाँ पे रीज़न बताया, अब रिजल्ट क्या हुआ, दे स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ, तो फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले करना शुरू कर दिए। देयरफॉर, तो हिजरत क्यों की, इसी वजह से हिजरत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू मदीना, तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मोमिनों से कहा कि मदीने में हिजरत कर जाएँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 4 ग्रुप्स इन मदीना एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ नबी करीम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए। रीडिंग में हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह पढ़ी हैं और ये मैंने आपको समझा के पैसेज बताया था कि वो कौन से 4 लोग थे, 4 ग्रुप्स थे जो मदीना में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मदीना में मौजूद थे। तो पहले तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन 4 चीज़ों से। नंबर 1 पर हमारे पास कौन लोग मौजूद थे, जो मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे और मक्के से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए थे, और मदीने में रहने वाले लोग, ये एक ग्रुप हो गया था। औस और खजरज का दूसरा ग्रुप हो गया था। हाइपोक्राइट्स का तीसरा ग्रुप हो गया था, और चौथा कौन सा हो गया था, ज्यूस का ग्रुप हो गया था। तो यही इसमें लिखा हुआ है। जब बच्चों को लिखना आ जाता है तो वो खुद लिख लेते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर वर द 4 ब्रॉड ग्रुप्स इन मदीना, देयर वर द मुस्लिम्स इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना एंड दोज हु हैड एमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का। देन देयर वर द हाइपोक्राइट्स, दैट इज दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन नेम only but actually were against it. Additionally there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. Finally there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब पूछा है कि वेयर इज़ यसरब, यसरब कहाँ है। यसरब बेसिकली मदीना का पुराना नाम है। यसरब इज़ अ सिटी दैट इज़ 320 किलोमीटर्स और 200 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का। व्हाट इज़ कुबा, कुबा क्या है। बिफोर एंटरिंग यसरब द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता, हमने रीडिंग में पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यसरब में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर हिजरत कर रहे थे तो वो 28 जून को आके यसरब के आउटस्कर्ट पर जो है सिटी में एंटर नहीं हुए थे और एक जगह पे स्टॉप हो गए थे। उस जगह का नाम कुबा था, वहीं उन्होंने मस्जिद बनाई थी। तो बस यही हमने अपने वर्डिंग में आंसर में लिखा है। बिफोर एंटरिंग यसरब द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा, इट्स सिचुएटेड सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी। आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ट अ मॉस्क देयर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड अवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू फॉर द पीस ऑफ द पीपल ऑफ मदीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में लोगों के अमन व अमान के लिए क्या किया। याद है ना, रीडिंग के टाइम मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडिंग पर्सनैलिटीज़ को बुलाया था, और लीडिंग मैंने बताया था कि कौन सी पर्सनैलिटीज़ को बुलाया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा MCQs के लिए भी। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वाइटेड द लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़ टू मेक अ फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर हार्मनी अमंग द कम्युनिटीज़ एंड for the security of the city of Medina. For this purpose, he drew up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina. All right. What were the main points of Charter of Medina? Charter of Medina जो बनाया था ना, जिसे Constitution of Medina भी हम कह रहे थे, उसके main points क्या थे? The main points of the Charter of Medina were mentioned the rights and duties of the Muslims and Jews in Medina. It gave freedom of religion, prohibited any alliance with the outside enemies. Any dispute would be referred to Nabi Kareem Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the settlement. All right. Now the next question is, अच्छा इस चैप्टर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने शामिल भी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं ताकि आपके पास मैटर जो हो वो एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा हो। What did Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam do to make the position of the Muslims strong in Medina? मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया? He unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. When did Holy Prophet perform his last Hajj? Sorry. स्कूल में पढ़ा के गला तो कॉन्स्टेंटली ख़राब हो चुका है। When did Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam performed his last Hajj? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज कब किया? In 10th हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम performed his last Hajj. It was the first and the last pilgrimage made by नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था, वही पहला था और वही आखिरी था, और वो 10 हिजरी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा।
वैन एंड वियर, सॉरी वियर में मैंने ई नहीं लगाया एक, वैन एंड वियर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कब दिया? He delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arafat on the 9th of Zilhaj, 10th Hijri, 6 March 632 AD. ये भी मैंने आपको ड्यूरिंग रीडिंग बताया था। अच्छा जनाब, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में मुसलमानों की प्रॉपर्टी और लाइफ के बारे में क्या कहा। अच्छा, ये क्वेश्चन अब आपके आ जाते हैं कोट्स वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कोट्स होती हैं ना, वो हम उन्हें बदल नहीं सकते। मुसलमान पर हराम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसे एज इट इज़ बयान किया जाए। आप उसमें से एक अल्फाज की हेर फेर आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में देखिए नाम कितना बड़ा है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन चीज़ों को तो आपको याद करना होगा एज इट इज़, इसे आप अपने पास से नहीं लिख सकते। ओ पीपल रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, रिटर्न द गुड्स एंड ट्रस्टेड to you to their rightful owners, hurt no one so that no one may hurt you, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द होली प्रॉफिट से अबाउट शैतान, शैतान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। अब हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इसको भी बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे, बिवेयर ऑफ शैतान फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू एस्ट्रे इन बिग थिंग्स, सो बिवेयर ऑफ थिंग्स फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट डिड अवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द राइट्स ऑफ वीमेन, औरतों के हकूक़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। ओ पीपल, इट इज़ ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर वीमेन, बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू, ठीक है। ये भी एज इट इज़ लिखना है। फिर हु इज़ द नोबलेस्ट इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, ये अपने वर्डिंग में लिखा है मैंने। According to the last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the most God-fearing person is the noblest in the eyes of Allah. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. Only the goodness of a person makes him superior. All right? Now, the next question is what did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam say about the brotherhood in Islam? Brotherhood के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that every Muslim is a brother to every Muslim and the Muslims constitute one brotherhood, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, आगे मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगी। देखें, बुक की जो एक्सरसाइजेज है ना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ना काम की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कम ही हैं। बस ये कि आप ये सब करेंगे तो ज़्यादातर आप MCQs ही कर पाएंगे ना, तो वो मुझे ज़्यादा फालतू लगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि कुछ अपनी एक्सरसाइजेज जो हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज सेल्फ डेवलप करूं। तो वो मैंने ये किया क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो आता है, देखिए पेपर में मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ पेपर पैटर्न। देखें, आपके पास ना क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है, कहाँ गया, कहाँ चला गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। बच्चे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ाते हैं तो वो एक दफ़ा प्रैक्टिस करके फिर उसको छोड़ देते हैं, तो फिर वो उनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं या आपके पास काम की हैं, उन्हें बार बार प्रैक्टिस की करवाई जाए, उनकी रीइंफोर्समेंट बार बार हो बच्चों के साथ ना, ताकि बच्चों के अंदर इनकलकेट किया जाए कि वो क्या सीख रहे हैं अच्छी तरीके से। तो मैंने एक एक्सरसाइज ये बनाई है कि आइडेंटिफाई एनी 24 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट इन द लेसन, एनी नेम एंड नेम देम, एनी लिखा हुआ है, वही मैं कह रही हूँ कि मैंने लिखा क्या है, एंड नेम देम 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो फिर हम ये पूरा लेसन पढ़ेंगे, बार बार आप लोग खुद पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे, और चैप्टर में से मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करना सिखा दूंगी कि किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। 8 होते हैं, वो तमाम 8 के 8 मैं आपको पढ़ा दूंगी, और पढ़ाने के बाद फिर आप वो तमाम उन 8 में से तमाम 3-3 करके निकालेंगे और ग्रुप्स बनाएंगे। जब ये हर चैप्टर में करेंगे तो फिर ये आपकी आदत हो जाएगी, आप इजीली एग्जाम में निकाल लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये कि आपके पास एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रांसलेट द गिवन पैराग्राफ इनटू उर्दू, ये रहा, कहाँ गया ट्रांसलेशन वाला, इसमें आता है, हाँ।
ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन आती है तो वो एक अनसीन पैसेज होता है, तो फिर इसका तरीका ये होगा कि आप में से सब बच्चों को दे दिया जाएगा एक एक पैसेज, और फिर उसकी ट्रांसलेशन के लिए आपको कह दिया जाएगा कि आप इसका ट्रांसलेट करके दिखाएं। तो फिर आपको जब लिखनी आएगी हर चैप्टर की ट्रांसलेशन, एक एक एटलीस्ट आप एक एक पैसेज भी लिख लेंगे, पैराग्राफ भी लिख लेंगे ट्रांसलेट करके, तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि एग्जाम में अटैम्प्ट कर लेंगे ये क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर आपके पास एक ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी मैंने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको चैनल मेरा देखते रहना है। ठीक है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये देखिए ब्लैंक्स वाला मैंने पूरा बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। फिर मैं आपको ब्लैंक्स भी यहीं से करवाऊंगी, हर चैप्टर के लिए मैं आपको ब्लैंक्स करवाऊंगी। ब्लैंक्स के पैराग्राफ्स मैंने सेट करके रखे हुए, ये मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और फिर ऐसे जो है ना, जब हम चैप्टर को बार बार रीड आउट करेंगे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले चैप्टर को, लास्ट सरमन वाले को बार बार रीड करेंगे, तो इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से मैं आपको ऐसे लिखना सिखाऊंगी कि ऐसे लिखते कैसे हैं, पहले क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, क्या क्या करते हैं, कितने टाइप्स के एसेज होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी। आप इसमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी उसमें से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया, वो सारी चीज़ें निकाल के माई फेवरेट पर्सनैलिटी पे ऐसे लिखने आ जाएगा। ठीक है, माई फेवरेट पर्सनैलिटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाएगी, एग्जाम में भी आ जाता है ये अक्सर, ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एग्जाम में आती है एक चीज़ ईमेल, आपके पास ईमेल राइटिंग आती है कि आप ईमेल लिखेंगे, राइट एन ईमेल इन डिटेल ऑन अ गिवन टॉपिक। सही है, सही, किसी भी गिवन टॉपिक पर ऑन द गिवन आएगा, उसमें हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, गिवन टॉपिक पर आपको एप्लीकेशन ईमेल दी जाएगी, तो ईमेल यहाँ पर कौन सा टॉपिक होगा, देखें आप लोग सोचें, गैस करें, मैंने कितना आप लोगों के लिए टाइम लगाया ना। ईमेल भी जब आप ये चैप्टर बार बार रीड करते हैं ना, देखें पढ़ाई उस वक्त होती है, मैं तो इसी तरीके से पढ़ती थी कि जब एक एक चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं ना, चैप्टर को बार बार रीड करते हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ कि बार बार अगर बुक को रीड करें ना, तो हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अब दुआ करें 3 मई को मेरा पेपर है, अच्छा हो जाए। अच्छा, राइट एन ईमेल आपको कौन सी करनी है, लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट। सही है, मैंने ईमेल लिखने के लिए दी है कि जब आप ये बार बार पढ़ेंगे ना, इसको लास्ट सरमन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है ना, वो यहाँ से शुरू होता है चैप्टर में, और यहाँ पे एंड होता है। इसको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो इसके मेन पॉइंट्स आपके जहन में आ जाएंगे। जब आपके जहन में आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आप कर चुके होंगे, तो फिर आप ईमेल में लिखेंगे अपने पास से, खुद अपनी वर्डिंग में, देख के कहीं से नहीं लिखना है। तो आपके पास चैप्टर भी अच्छा सा हो जाएगा, MCQs भी अच्छे रेडी हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे, और ईमेल राइटिंग तो आपको वैसे भी आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि एप्लीकेशन के लिए भी आपके पास एक क्वेश्चन एग्जाम में है, वो क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमिस्ट्रेस ऑन द गिवन टॉपिक। ठीक है, गिवन टॉपिक पर जो है वो एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन मैंने बताया किस चीज़ की दी होगी आपको, इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने सोचा था टॉपिक एप्लीकेशन आपको लिखवाना स्टार्ट करूँगी। स्टार्टिंग में एप्लीकेशन का एक तरीका मैंने छोटा, वो बिल्कुल बच्चों वाली एप्लीकेशन मैंने अभी अपने चैनल पर डाली हुई है। एक्चुअली वो मुझे एक फ्रेंड ने कहा था उसके छोटे बच्चे के लिए, तो मैंने वो उस वक्त कई साल पहले डाल दी थी, लेकिन अब मैं आप लोगों के लेवल की स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन लिखनी सिखाऊंगी, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो एप्लीकेशन आप लोग लिखेंगे अपनी हेडमिस्ट्रेस को कि आपको 50 डेज़ की लीव चाहिए, क्योंकि आप हज या पिलग्रिमेज परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी उसी से रिलेटेड वर्डिंग आ जाएगी। फिर मैं आपको एक पैसेज दूंगी, वो अनसीन होगा, वैसे चैप्टर से नहीं होगा, या मैं देखूंगी जो चैप्टर से भी दे दूंगी, तो वो पैसेज होगा आपके पास। जो एग्जाम में आपके पास एक पैसेज आता है, वो ज़्यादातर अनसीन आता है ना, तो मेरी कोशिश है कि वो मैं आपको वो भी अनसीन ही दूँ। वो पैसेज दूंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी, वो क्वेश्चंस आप करेंगे, और फिर उसकी समरी लिखने के लिए उन क्वेश्चंस में लास्ट में आती है 5 मार्क्स की, तो मैं आपको समरी लिखना भी सिखाऊंगी, तो आप समरी भी लिख सकेंगे। और समरी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये कहूँ कि इस चैप्टर की मुझे समरी लिख कर दिखाएं। आपके पास 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स की 8 समरीज जब लिखेंगे ना, तो फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू राइट द समरी ऑफ एनी टॉपिक। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी टॉपिक की फिर आपको समरी लिखनी आ जाएगी। समरी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को, उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे, तो इसीलिए हम समरी भी लिख लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की आपको फॉर्मेशन करनी है, लाइक प्रेजेंट डेफिनेट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये वो लाइक इधर से उधर चेंज करना है, और ये इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे चैनल पे बहुत सारे टेंसेस मौजूद हैं, और जो बच्चे नए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या जो लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को बिल्कुल इवैक्यूएट करना चाहते हैं, तो वो जो है चैनल को प्लीज़ कीप वॉच माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।